जय सिया राम दोस्तों। व्योमिंग में किसान रॉयल अपनी पत्नी सेसिलिया के साथ रहता है और अपने रैंच की देखभाल करता है। रॉयल बिना माता पिता के बड़ा हुआ और उसे अपने जीवन के पहले 9 वर्षों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। दंपति के दो बेटे हैं। रेड, जो एक पेशेवर बैल सवार बनने की कोशिश कर रहा है, उसके पिता और पेरी की तरह, जिसका एमी नाम का एक बच्चा है। उसकी पत्नी रेबेका 9 महीने से लापता है और सेसिलिया उसके बारे में सपने देखती रहती है, लेकिन उन्होंने पेरी को उन सपनों के बारे में कभी नहीं बताया। रॉयल के पड़ोसी वेन के पास भी एक खेत है और वह चिकित्सा देखभाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह ऐसा नहीं करता है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। एक शाम उसे हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और अपनी रहस्यमयी वेदी की जांच करने के बाद उसने सीसिलिया को फोन करके चेतावनी दी कि कुछ होने वाला है। हालांकि वह सोचती है कि वह नशे में धुत है। अगली सुबह रॉयल और पेरी को पता चला कि उनके रेंच से 2 मवेशी गायब हैं। और जब वे लापता जानवरों के लिए बाढ़ की जांच कर रहे थे, तो ओंटम नाम की एक अजीब लड़की आती है और ओनेट्टम रॉयल को बताती है कि वह एक कवि है और कुछ प्रेरणा की तलाश में है, इसलिए उसे कुछ समय के लिए उसके रेंच पर डेरा डालने की जरूरत है। ऐसे दिन जब वह बताती है कि वह इसके लिए भुगतान करेगी, रॉयल ने उसे रॉयल रहने दिया और उसके बेटे लापता मवेशियों का पता लगाने के लिए अपनी खोज जारी रखते हैं और वैन के 3 बेटों ल्यूक, बिली और ट्रेवर से टकराते हैं। ल्यूक ने रॉयल को सूचित किया कि काउंटी के आकलन के अनुसार उसकी बाड़ें लगभग पूरी हो चुकी हैं। उनकी संपत्ति पर आधा मील की दूरी तय की और उन्हें उनके जाने के बाद उन्हें स्थानांतरित करने के लिए 30 दिन का समय दिया। रॉयल ने अपनी खोज जारी रखी और अपने रेंच के पश्चिमी हिस्से में पहुंचे, जहां वह एक विशाल अंतहीन गड्ढे को देखकर चौंक गए। पहले उन्होंने इसके अंदर एक चट्टान फेंकी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक भी आवाज नहीं सुनाई देती है। फिर वह अपना हाथ गड्ढे के अंदर डालने की कोशिश करता है और अचानक उसे एक दृश्य दिखाई देता है, जहां शेरिफ बुरी खबर लेकर उसके घर आया है। भयभीत रॉयल अपना हाथ बाहर निकालता है और घर लौटता है, जहां वह उसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। विजन एक्टिंग शेरिफ जॉय यहां परिवार को यह बताने के लिए आए हैं कि 9 महीने बीत गए हैं और कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस अब रेबेका की तलाश नहीं करेगी। रॉयल पिट की भविष्य बताने वाली शक्तियों से डर जाता है। अगले दिन वह छेद को भरने की कोशिश करता है। मिट्टी, लेकिन गंदगी गायब हो जाती है और वह कोई प्रगति नहीं कर पाता है। इसके बाद वह इसे ढकने की कोशिश करता है, लेकिन छेद कैनवास को भी निगल जाता है, क्योंकि वह हताशा में चिल्लाता है। रॉयल ने एक बाइसन को देखा जिसके 2 तीर उसके शरीर को छेद रहे थे, लेकिन बाइसन उसके बाद दूर चला गया। रॉयल उसकी जांच करने के लिए ऑटम कैंप की ओर जाता है, लेकिन ऑटम रॉयल से खेत बेचने की संभावनाओं के बारे में पूछने की कोशिश करता है, जिसे वह स्पष्ट रूप से मना कर देता है और उस रात बाद में चला जाता है। पेरी और री एक बार में जाते हैं और बहुत शराब पीते हैं। पेरी बीमार महसूस करने लगती है और बाहर चली जाती है, जहां वह गलती से ट्रेवर के बगल में उल्टी हो जाती है और वह अपने साथी को डरा देता है। क्रोधित ट्रेवर लड़ाई शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन रेट तेजी से बाहर आता है और उसे कुछ ही सेकंड में नीचे गिरा देता है। फिर वह पेरी को वहीं इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह रेट की अनुपस्थिति में ट्रक लाता है। ट्रेवर खुद को उठाता है और लाता है रेबेका के विषय में। पेरी अपना आपा खो देती है और ट्रेवर को तब तक पीटती है जब तक वह मर नहीं जाता है। जैसे ही रेड आती है, वे ट्रेवर को अपने ट्रक में लोड करने का फैसला करते हैं और सड़क के बीच में भाग जाते हैं। बाइसन तीरों के साथ उन्हें लगभग दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, लेकिन सौभाग्य से वे ठीक समय पर ट्रक रोकें। पेरी और रेट अपने रेंच पर लौट आए और जब रॉयल उन्हें देखने के लिए आया तो उसने तुरंत शव को देखा। रॉयल ने एक पल के लिए शेरिफ को बुलाने पर विचार किया, लेकिन फिर उसने मदद करने का फैसला किया और रेट को ट्रक को साफ करने का आदेश दिया, जबकि वह उसका निपटान कर रहा था। इस बीच ल्यूक और बिली अपने भाई की तलाश कर रहे हैं और उन्हें बार के बाहर उसकी बेल्ट का बकल मिला है। वे उसके बारे में पूछने के लिए खेत में आते हैं और पेरी उन्हें शेड से दूर रखने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि भाई उन्हें जबरन अंदर ले जाते हैं और ट्रक ढूंढो, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर ल्यूक को निशान दिखाई देते हैं, जो संकेत देते हैं कि कोई व्यक्ति चला गया है और जंगल में पीछा करने के लिए अपना वाहन शुरू करता है। रॉयल ट्रेवर के शरीर को गड्ढे में लाता है। जब उसकी शर्ट बाढ़ में फंस जाती है, रॉयल बस उसे उतार देता है और अंत में आगे बढ़ता रहता है। शव को छेद के अंदर डाल दें। अचानक टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर आ जाती है और रॉयल ऑटम को ढूंढने के लिए मुड़ता है, यह वादा करने के बाद कि वह किसी को नहीं बताएगी
ऑटम करीब आती है और रॉयल को गड्ढे में धकेल देती है। फिर वह शर्ट लेती है और कुछ सेकंड बाद भाग जाती है। ल्यूक और बिली चले जाते हैं। कुछ भी नहीं मिलने पर वापस खेत में लौट आए, लेकिन सुबह सेसिलिया ने उन्हें बाहर निकाल दिया। रॉयल ने खुद को जमीन के एक टुकड़े पर बेहोश पड़ा हुआ पाया और उसके पैर में घाव हो गया। वह घर लौटा और उसे पता चला कि उसके लड़कों ने पहले ही अपनी मां को ट्रेवर की मौत के बारे में बता दिया है। इसलिए वे परिवार की रक्षा के लिए रहस्य को गुप्त रखने का फैसला करें। सेसिलिया रॉयल के घाव की देखभाल करती है ताकि वह अस्पताल न जा सके। इस बीच ल्यूक जॉय को बुलाता है और उसे ट्रेवर को खोजने के लिए कहता है और उसे सुराग के रूप में बेल्ट का बकल देता है। रेड अपनी क्रश मारिया से मिलता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है। चूंकि वह एक रात पहले बार में थी, इसलिए उसने उसे किसी को यह न बताने के लिए कहा कि उसके भाई वहां आए थे। रॉयल और पेरी अपने वकील से मिलने गए, जिन्होंने सुझाव दिया कि वे जमीन का टुकड़ा अपने पड़ोसियों को सौंप दें। क्योंकि वे कानूनी लड़ाई कभी नहीं हारते, रॉयल ने जाने का फैसला किया। वैन को शांतिपूर्ण ढंग से चीजों को सुलझाने की कोशिश करने के लिए देखें। ल्यूक उसका स्वागत करता है और देखता है कि वैन की प्रतीक्षा करते समय रॉयल के घाव संदिग्ध हो रहे हैं। रॉयल को एक भूविज्ञानी से संबंधित एक व्यवसाय कार्ड मिलता है। जब वह अंततः देखता है कि वैन रॉयल अपने दक्षिण चरागाह से 200 एकड़ जमीन की पेशकश करने की कोशिश करता है। मामले को सुलझाने के लिए अभी तक वैन पश्चिमी भाग के प्रति आसक्त है। वह अस्पष्ट बात करता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि वह गड्ढे के बारे में जानता है और उसने काउंटी मूल्यांकनकर्ता कार्ल को रिश्वत देकर उसे अपने पक्ष में कर लिया है। अंत में रॉयल ने इस बीच मामले को अदालत में ले जाने का फैसला किया। एमी ने चट्टानों पर कुछ प्रतीकों को देखते हुए शरद ऋतु को पहाड़ियों के पास घूमते हुए पाया, जिसे वह वर्षों से बिना अर्थ जाने चित्रित कर रही थी। एमी रॉयल के पारिवारिक ब्रांड के बारे में बताती है, शरद आर्थू रॉयल के बारे में पूछती है, और जब उसे पता चलता है कि वह अभी भी जीवित है, तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। उसी समय रॉयल ऑटम के कैंप में पहुंचता है और अपनी शर्ट को कपड़े की लाइन पर पाता है। फिर वह अपने तंबू की जांच करता है और किताबों के ढेर पर अजीब पत्थर रखे हुए पाता है, जिससे उसे उसके इरादों पर संदेह होता है। जिसके बाद रॉयल रात में शर्ट को गड्ढे में फेंक देता है। रॉयल आक्रामक रूप से अपने परिवार को बताता है। वह मवेशियों को पश्चिमी चरागाह से पूर्वी चरागाह में ले जाना चाहता है, जिससे उसके परिवार को लगता है कि वह अपना दिमाग खो रहा है। जब एमी कहती है कि वह ओटम के साथ घूम रही है, तो रॉयल क्रोधित हो जाता है और सभी को अगले दिन उसके साथ बातचीत न करने का आदेश देता है। मवेशियों को ले जाता है और जब कोई जानवर भटक जाता है, तो रॉयल शाम को गड्ढे तक पहुंचने से पहले उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। रॉयल खलिहान में चुपचाप घुस जाता है और एक रहस्यमय परिवार की एक पुरानी तस्वीर निकालता है। अचानक शरद खलिहान में प्रवेश करता है और रॉयल को बताता है वह किसी प्रकार के पंथ से संबंधित है। वह उससे यह भी पूछती है कि क्या उसे 9 साल की उम्र से पहले के अपने जीवन की कोई बात याद है, जिसका वह कोई उत्तर नहीं देता है। शरद रथु का भी एक पास गायब है और उत्तर की खोज उसे यहां ले आई है। रॉयल पीले शरद आरतू के रंग के बारे में पूछता है। उसका कहना है कि उसके लिए इसका मतलब अंत में शक्ति है। ओवेंटम ने रॉयल से पूछा कि उसने उस गड्ढे में क्या देखा और वह कैसे बच गया। रॉयल ने जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे गड्ढे में गिरने के बाद याद आना शुरू हो गया। रॉयल ने खुद को जमीन पर पाया, जहां उसने भारी बांट देखी थी। पूरी रोशनी उस पर केंद्रित थी। उसने पास में कुछ सेना चौकियां देखीं, जहां सैनिक बंदूकें लिए हुए थे और सभी उसकी ओर ताने हुए थे, जबकि उनके पीछे कई तेल रिग थे जो लोगों के नीचे उसकी भूमि का दोहन कर रहे थे। जब रॉयल ने मुड़कर देखा तो उसने शरद अर्थू और अन्य लोगों को पीले रंग की खुशी के कपड़े पहने हुए देखा, और उसका अपना बेटा भी भीड़ में था। अचानक सेसिलिया बाहर आई और रॉयल की ओर चली गई और उसे बताया कि उसकी 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी और यह जमीन अब उनकी नहीं है। तब सेसिलिया ने उसे ल्यूक के बाहर आने से ठीक पहले भागने के लिए कहा। भीड़ ने रॉयल पर बंदूक तान दी, जिससे उसका पैर घायल हो गया। ल्यूक और गार्ड रॉयल के पीछे आए, लेकिन वह वापस गड्ढे में कूद गया और अपने समय पर लौट आया। अगले दिन जॉय किराने की दुकान पर जाता है और देखता है कि एक आदमी कुछ सामान चुरा रहा है। इसलिए वह तुरंत उससे निपटते हैं और स्टेशन के रास्ते में उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। आदमी उसे बताता है कि क्षेत्र में लोग गायब रहते हैं। इस बीच वैन अपने बेटों को रॉयल को जमीन के लिए $1 मिलियन की पेशकश करने का आदेश देता है, लेकिन ल्यूक जंगल में परिवार के साथ बातचीत करने से इनकार कर देता है। शरद आर्थू जारी है। प्रतीकों वाले क्षेत्र के पास चट्टानों को खोदने के लिए
और जब वह तीरों के साथ बाइसन के सामने आती है तो वह उस गरीब जानवर में से एक ले लेती है। उसके बाद वह अपनी द्विध्रुवीयता के लिए दवा लेने के लिए शहर जाती है। जब वह बार के बाहर खड़े खेत ट्रक को देखती है और पेरी को पाता है, जो अपने पिता के आदेशों की परवाह किए बिना उसके साथ घूमने के लिए सहमत हो जाती है। सेसिलिया भी शहर में है और एक पल के लिए वह सोचती है कि वह रेबेका को एक ट्रक में देखती है, लेकिन वाहन चला जाता है। बाद में शाम को रेड एक और बैल सवारी प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रही होती है। जॉय ने उससे संपर्क किया, जिसने उसे बताया कि उसका खून ट्रेवर के बकल पर पाया गया था। रेड झूठ बोलता है और कहता है कि बकल के बारे में अपने पिता को बताने के बाद वह उस रात वहां नहीं था। रेड प्रतियोगिता में शामिल होता है और अंत में जीत जाता है, इसलिए वह मारिया के साथ जश्न मनाने के लिए बार में जाता है। उसे शुभ रात्रि चूमने के बाद रेट लीक लेने के लिए एक कार के पास रुकता है और उसे पता चलता है कि यह कार एक पुलिस वाले की है। अंत में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जॉय उस मौके का उपयोग करके उससे कुछ सवाल फिर से पूछता है। रेट अंततः ट्रेवर को मारने की बात कबूल करता है, हालांकि वह ऐसा नहीं करता है। पेरी का उल्लेख करता है और कहता है कि वह लड़ाई के बाद बार के अंदर गया था। इस बीच रॉयल अपने बेटे को छुड़ाने के लिए स्टेशन पर आता है और जब जॉय रेड से पूछताछ कर रहा होता है तो वह घर लौटते समय जॉय की मेज से ट्रेवर का बकल चुरा लेता है। रॉयल रे को बताता है कि वह अपने परिवार के बारे में झूठ बोल रहा है। जब वह बच्चा था तब उसके माता पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, केवल उसके पिता की मृत्यु हुई थी, और जब ऐसा हुआ तो रॉयल डर के मारे भाग गया। जब वे खेत में वापस आए तो रॉयल ने बकल को गड्ढे में फेंक दिया। अगले दिन जॉय फ्रैंक नामक एक व्यक्ति से मिलने जाता है जो बताता है उन्होंने क्षेत्र में गुफाओं के बारे में कुछ अजीब अफवाहों के बारे में बताया। जाहिरा तौर पर लोगों ने उनमें से अजीब आवाजें सुनी और किसी ने मास्टरडॉन भी देखा। हालांकि जॉय को संदेह हुआ। इस बीच रॉयल ने शरद रथु का दौरा किया और अंत में उसे बताया कि गड्ढे ने उसे भविष्य दिखाया। शरद रथु ने निष्कर्ष निकाला कि रॉयल ने यात्रा की थी समय के साथ। इस जानकारी के बदले में रॉयल ने ऑटम से वादा किया कि वह अपने परिवार को गड्ढे के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। जैसे ही रॉय ओटम से हाथ मिलाता है, उसके पीछे का पहाड़ गायब हो जाता है और वापस आ जाता है। जब उनके हाथ अलग हो जाते हैं, यह खुशी से देखा जाता है और वह मना कर देती है। इस पर विश्वास करें, लेकिन जब वह स्टेशन जाती है तो कई लोगों द्वारा इसे देखने की खबरें आती हैं। इसी बीच पहाड़ पर एमी को ट्रेवर का शव मिलता है और वह परिवार को बताती है, इसलिए रॉयल के पास उस स्टेशन पर पुलिस को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ल्यूक जोर देकर कहता है कि जॉय को गिरफ्तार करना चाहिए। रेट क्योंकि उसका खून ट्रेवर के बकल पर है। जॉय बकल को बाहर निकालने के लिए अपना दराज खोलता है और पाता है कि वह गायब है। शरीर के बारे में रॉयल की कॉल से वह क्षण बाधित होता है। फिर कहानी में वेन को 9 महीने पहले दिखाया गया है, जब वह अभी भी स्वस्थ था। उसका एक कार्यकर्ता था। वह उसे एक रहस्यमय चट्टान दिखाने के लिए आया था, जिसे वेन ने एक ऐसी चीज के रूप में पहचाना था जिसे उसने एक बच्चे के रूप में देखा था। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वे जो कुछ भी अजीब मिले उसे उसके पास लाएं, और गड्ढे के प्रति उसका जुनून वर्तमान खुशी में वापस आ गया और उसकी टीम ने ट्रेवर के शरीर को बरामद कर लिया, पहाड़ों और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजें। फिर जॉय ने परिवार से ट्रेवर के लापता होने की रात के बारे में कई सवाल पूछे और पता चला कि रेड को मिस कर दिया गया था। उस शाम 2 घंटे के लिए मिस हुई थी। जॉय कब जाने वाला है? पेरी ने उसे बताया कि रेट एक के साथ था। उस रात लड़की और जॉय तुरंत रेट से पूछताछ करने के लिए एक अधिकारी को संदेश भेजती है, जो वर्तमान में शहर में है, और उसे ट्रेवर के शरीर की उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पेरी रेट को इन नए विवरणों के बारे में सूचित करने के लिए फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन रेट फोन नहीं उठाता है। वर्तमान में मारिया का इंतजार कर रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर पहले उसे ढूंढता है और सवाल पूछना शुरू कर देता है। रेट को लगता है कि कुछ चल रहा है और वह तुरंत कॉल उठाता है, जहां पेरी उसे उस कहानी के बारे में बताती है जो उसने जॉय रेट को बताई थी, जो अधिकारी को बताता है कि वह एक लड़की के साथ था। और जब पुलिस उस लड़की की पहचान के बारे में पूछती है, जो मारिया दिखाती है और वादे के मुताबिक झूठ बोलती है और कहती है कि रेट पूरे समय उसके साथ था, जबकि जॉय वेन और उसके बेटों के लिए बुरी खबर लाता है। पेरी शरद आरतू की तलाश में जाती है, अगर उसे ट्रेवर के बारे में कुछ पता हो, लेकिन वह क्या ओटम रेबेका की तस्वीर मांगने का मौका नहीं लेता है।
जो अजीब है, लेकिन पेरी ने सेसिलिया के साथ उसके रवैये में बदलाव पर बहस करने के बाद उसे फिर भी दिखाया। बाद में रॉयल उस क्षेत्र की जांच करने जाता है जहां उन्हें शव मिला था, और उनमें से एक का पता चलता है। वह अजीब चट्टानों को खेत में तोड़ता है और उसे एक काला खनिज मिलता है जिसे वह पहचान नहीं सकता है। कुछ समय बाद जॉय मारिया से मिलने जाता है और उसे बताता है कि ट्रेवर मृत पाया गया था। इसलिए मारिया हत्या का साथी बनने से बचने के लिए कुछ भी कबूल करती है। जॉय तुरंत लाल पाता है और उसे लाता है पेरी को बुलाने से पहले स्टेशन पर, जो अपने भाई से भी अलग अलग पूछताछ करने के लिए आता है। जॉय, पेरी और रेड दोनों को अपने अपराध कबूल करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह सकें, रॉयल एक वकील के साथ स्टेशन पर आता है और अपने बेटों को बचाता है। हालांकि गिरफ्तार होने पर पूछताछ के दौरान जॉय भाइयों के बीच दरार पैदा करने के लिए कई झूठ बोलता है, जिसके कारण पुलिस स्टेशन के बाहर उनके बीच बहस हो जाती है, जिसे रॉयल अपने लड़कों को घर वापस ले जाते समय शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करता है। रॉयल सूक्ष्मता से सुझाव देता है कि यदि उसके पास समय को पीछे करने की क्षमता थी, वह अपने बेटों की रक्षा के लिए ऐसा करता था। अगली सुबह वैन की पत्नी पेट्रिसिया ट्रेवर के अंतिम संस्कार की योजना बनाने के लिए काउंटी में आती है। उसका वेन के साथ एक तर्क है, क्योंकि वह रॉयल के परिवार के खिलाफ बदला लेना चाहती है और उनके हत्यारों को साबित करना चाहती है। लेकिन वेन अभी भी पश्चिमी चरागाह के प्रति आसक्त है और केवल रॉयल के बारे में ही सोच सकता है। वह काउंटी मूल्यांकनकर्ता कार्ल से मिलने जाता है और अपने पश्चिमी चरागाह के संबंध में मुद्दे को स्पष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी कुछ भी सुनने से इनकार कर देता है और रॉयल को याद दिलाता है। महीने के अंत में सुनवाई में रॉयल अपना आपा खो देता है और कार्ल को धमकी देता है कि वह उसे धरती में एक बड़े छेद में दफना देगा। इस बीच फॉरेंसिक डॉक्टर ने जॉय को बताया कि उन्हें ट्रेवर के धड़ पर कुछ धातु के घाव मिले हैं, जिससे वे सदमे में आ गए। परीक्षण से यह भी पता चलता है कि ट्रेवर को मरे हुए 10 घंटे से भी कम समय हुआ था जब उसे बाद में ट्रेवर के अंतिम संस्कार में पाया गया। कार्ल ने सेसिलिया को सूचित किया कि उसने रॉयल की धमकी के कारण सुनवाई को अगले सप्ताह के लिए स्थानांतरित कर दिया है। पेट्रिसिया जानबूझकर ताबूत खोलती है और एक प्रकार का दृश्य देखती है। पैरी के चेहरे पर अपराध बोध उसे आश्वस्त कर रहा है कि उसने ही उसके बेटे को मार डाला है। बिली अपने भाई की याद में गाता है और शरद उसे संबंध बनाने के लिए बधाई देता है। मारिया के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पुलिस से बहुत डरती है और उससे बचती है। रॉयल वैन के निजी बार में जाता है और ऑटम को पाता है, इसलिए वह उसे ताश के खेल के लिए चुनौती देता है। वह उसे धोखा देने और उसका कीमती हार जीतने का फैसला करता है, जिसमें उसी तरह का पत्थर है जो रॉयल को पहाड़ में मिला था, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि बाइसन उसी रात खेल देखने आता है। वेन ने नोटिस किया कि जिस चट्टान को उसके कर्मचारी ने पाया था, उसके अंदर काला पदार्थ है और यह अब हिल रहा है। इससे वेन बिस्तर से बाहर निकलता है और रॉयल के पश्चिमी चरागाहों का दौरा करता है, जहां वह बाड़ के ऊपर से दौड़ता है और अंत में उसे गड्ढा देखने को मिलता है। अचानक रॉयल आता है और अपने गुप्त रहस्य की रक्षा के लिए वेन पर हमला करता है। एक हिंसक संघर्ष के बाद वेन ने रॉयल को अपने बेशकीमती पत्थर से मारा और अपने वाहन में पागलों की तरह हंसते हुए चला गया। जब वैन घर पहुंचता है तो वह अपनी खोज का जश्न मनाता है, क्योंकि वह अपने बचपन के फ्लैशबैक में होता है। जब वह एक बच्चा था, वैन ने गड्ढे को देखा था और देखा था कि कैसे एक काले पदार्थ से ढका हुआ युवा लड़का भयभीत होकर उसमें से बाहर आया। लिटिल वैन वर्तमान में भाग गया था। उत्तेजना के कारण वैन को दौरा पड़ा और उसे अस्पताल ले जाया गया। इस बीच रॉयल गड्ढे से गिर रहा था और उसने ट्रेवर के शरीर और शरद, आरतू जैसे अन्य चेहरों को देखा। हालांकि यह एक बुरा सपना है, इसलिए रॉयल जाग जाता है और अगली सुबह घर चला जाता है। सिसिलिया घर में कुछ शोर सुनती है और शरद को ढूंढती है, जो अपने हार की तलाश कर रही है। सिसिलिया उस पर विश्वास नहीं करती है और उसे बंदूक से धमकाती है कि वह उसे छोड़ दे। बाहर का रास्ता ऑटम रॉयल के व्यवहार में बदलाव की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह रहस्य छुपा रहा है। रॉयल वैन के घर में मिले बिजनेस कार्ड से भूविज्ञानी से मिलने जाता है। वह बताती है कि वैन ने 6 सप्ताह पहले उससे संपर्क किया था, क्योंकि वह कुछ जमीन प्राप्त कर रहा था और उसे प्राप्त करना चाहता था। सर्वेक्षण में शामिल रॉयल ने उसे ऑटम के हार पर लगा पत्थर दिखाया और जब वह उसका निरीक्षण कर रही थी तो उसने उसके कार्यालय के चारों ओर देखा और उसे एक तस्वीर मिली, जिसमें वह उसी बाइनाइन लोगों के साथ एक अस्थायी टेंट के सामने खड़ी थी, जिसे उसने भविष्य में देखा था।
डरे हुए रॉयल ने ऑटम का हार लेने का फैसला किया। वापस आता है और चला जाता है। फिर वह बाय9 खनन कंपनी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि दिन के अंत में कोई भी नंबर काम नहीं कर रहा है। सेसिलिया उस संदेह से विचलित हो जाती है जो शरद आर्तू ने उसके अंदर पैदा किया था, और रसोई में आग लगने के करीब थी। जब वह खिड़कियां खोलती थी तो उसे एक मृत व्यक्ति मिलता था। युवा भालू बाहर है और सबसे पहले सेसिलिया जानवर को दफनाने का फैसला करती है। हालांकि वह खुदाई के बीच में अपना मन बदल लेती है और जीव के शरीर को शहर के शेड में खींच लेती है। जॉय बार के एक डिश वॉशर से यह पुष्टि करने के लिए कहता है कि उसने पेरी को ट्रेवर के साथ लड़ते हुए देखा था। ट्रेवर के लापता होने और हत्या की रात पार्किंग में पेरी की मुलाकात ऑटम से होती है और वे रेबेका के बारे में बात करते हैं। ऑटम का मानना है कि शायद रेबेका गड्ढे में गिर गई थी, लेकिन पेरी असहमत है। उसे लगता है कि रेबेका जानबूझकर चली गई थी। रेबेका हमेशा से कैलिफोर्निया जाना चाहती थी, लेकिन पेरी ऐसा नहीं कर सकी। अपने पिता को खेत में न छोड़ें और द डिसअपियरेंस की रात। इस जोड़े में अक्सर इस बारे में बहस होती थी। पेरी और रेबेका के बीच भी यही बहस हुई, जिसके बाद वह घर से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। इस बीच रेट की मुलाकात मारिया से होती है और वे चले जाते हैं गंदे काम में रात बिताने के लिए एक मोटल में। हालांकि रेट के खेत में सो जाने के बाद मारिया बिना कुछ कहे चली जाती है। रॉयल शरद आर्थू के हार पर एम्बर को तोड़ देता है और उसे एक काला खनिज मिलता है, जो पदार्थ के अंदर आते ही गड्ढे के अंदर उसने जो देखा उससे मेल खाता है। रॉयल की त्वचा के साथ संपर्क। रॉयल को भविष्य से एक और दृष्टि मिलती है, जिसमें वह खुद को सेसिलिया की गोद में मृत पड़ा हुआ देखता है और शरीर के बगल में वह शरद आर्थू को पीले रंग के कपड़े पहने हुए देखता है। उसने हार पहना हुआ है, जिसे उसने अभी अभी तोड़ा है। जैसे ही रॉयल की हथेली पर काला पदार्थ दिखाई देता है, दृष्टि गायब हो जाती है। दृश्य के अर्थ से डरकर वाष्पित हो जाता है। रॉयल गड्ढे की ओर जाता है और पाता है कि शरद अर्थू उसके पास खड़ी है। वह उसे अपने शिविर में वापस जाने के लिए लिफ्ट देने की पेशकश करता है, और जैसे ही शरद अपनी बाइक पर बैठता है, रॉयल वाहन को तेजी से चलाकर उसे डराने की कोशिश करता है। डरकर ऑटम बाइक से कूद जाती है और जमीन पर लेटते समय उसके पैर में चोट लग जाती है। वह अपना हार वापस मांगती है, और जब रॉयल को पता चलता है कि उसने इसे कुचल दिया है तो वह उन्मादी हो जाती है। ऑटम रॉयल के फार्म पर समय यात्रा और काले खनिजों के बारे में बोलना शुरू कर देती है, लेकिन रॉयल केवल गुस्से में चिल्लाकर पूछता है। वह उसे चुप रहने के लिए धमकाता है कि अगर उसने समय यात्रा के बारे में अपनी कोई भी कहानी उसके परिवार को बताने की हिम्मत की तो वह उसे जान से मार देगा। फिर वह शरद आर्थू को बीच में ही छोड़ देता है। जब रॉयल उसके शिविर में पहुंचता है तो वह तुरंत उसे जला देता है। इस बीच जॉय चला जाता है। स्थानीय अभियोजक से मिलें और उसे बताएं कि वह रॉयल सन्स को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। और सबसे पहले अभियोजक उसका समर्थन करता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सबूत हैं। हालांकि जॉय ने यह भी उल्लेख किया है कि परीक्षणों से संकेत मिलता है कि शरीर केवल कुछ घंटों के लिए मृत हो गया था, और वह सोचती है कि ये परीक्षण गलत हैं। लेकिन अभियोजक फिर भी उसे मामला छोड़ने का आदेश देता है। अगली सुबह रॉयल चर्च जाता है, जो अजीब है क्योंकि वह अपनी पत्नी के विपरीत आस्तिक नहीं है। इससे सेसिलिया को अपने बदले हुए व्यवहार पर शरद आर्थू की टिप्पणी याद आती है। सेसिलिया को होने वाली सभी उत्सुक चीजों को स्वीकार करने में परेशानी हो रही है हाल ही में, और उसकी आस्था इससे पीड़ित हो रही है। यह देखकर कि रॉयल ने प्रभु का भोज बहुत ज्यादा ले लिया है, और सेसिलिया चर्च से बाहर निकल जाती है। इस बीच शरद घायल पैर के साथ अपने शिविर में चलने की कोशिश करता है और जंगल में एक भालू के पास आता है। भालू शरद अर्थू की ओर चलता है और उसे सूंघता है, लेकिन उस पर हमला नहीं करता है। और जब यूटम फुसफुसाता है तो भालू की एक आवाज उसे दिखाने के लिए कहती है। इस बीच रेट मारिया को देखने जाता है, जो उससे टूट जाती है। वह जीवन में और अधिक चाहती है, और जब वह कहता है तो वह उस पर विश्वास नहीं करती है। किसी दिन रैंच छोड़ दूंगा, राइट ने कसम खाई है कि वह ऐसा करेगा। लेकिन जब उसने ट्रेवर के साथ जो हुआ उसे कबूल करने से इनकार कर दिया, तो मारिया अपने पारिवारिक मामलों को और अधिक देख सकती है और वेन के घर चली जाती है। पेट्रिसिया और ल्यूक वेन के वकील से बात करते हैं और यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि वसीयत सभी व्यावसायिक होल्डिंग्स को इंगित करती है और जमीन सबसे छोटे बेटे बिली को मिलेगी। वे दोनों इस बात पर सहमत हैं कि बिली पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए अयोग्य है, इसलिए उन्हें वसीयत में बदलाव करना होगा, जबकि वेन अभी भी जीवित है। पेट्रिसिया कुछ दिनों के लिए घर छोड़ देगी
और वकील को ऐसा करने के लिए मनाने की कोशिश करेगी। सड़क पर परिवर्तन कार गाड़ी चला रहा है जब अचानक उसे एक बाइसन दिखाई देता है, जिसके कारण वह अपनी कार पर नियंत्रण खो देता है और शरद ऋतु में वापस एक अजीब दुर्घटना का शिकार हो जाता है। वह बिली को जंगल में शिकार करते हुए पाती है और उसे बताते हुए उसे गड्ढा दिखाने का फैसला करती है। एक कहानी अब बिली अंततः समझ गया कि उसके पिता इस जमीन को इतनी बुरी तरह से क्यों खरीदना चाहते हैं। और जब वह घर जाता है तो वह वेन को बताता है कि वह शरद ऋतु में वापस आ गया था। वह अंततः अपने शिविर में पहुंचती है और देखती है कि यह जल गया है, जिसका अर्थ है कि उसकी दवा खो गई है। वह तुरंत वहां जाती है अधिक प्राप्त करने के लिए एक फार्मेसी, और अब उसे पैसे मांगने के लिए उस व्यक्ति को फोन करना होगा जो उसके ट्रस्ट फंड का प्रबंधन करता है, ताकि वह दवा खरीद सके और बाद में मोटल में रात रुकने के लिए एक मोटल कमरा प्राप्त कर सके। शरद ऋतु में गुप्त प्रतीक का वर्णन किया गया है, जो रॉयल के परिवार की तरह दिखता है, उसकी छाती पर ब्रांड। फिर वह पेरी से मिलती है और अंत में उसे बताती है कि उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की थी। यह भी उल्लेख किया था कि शायद वह वही था जिसने ट्रेवर की हत्या की थी। ट्रेवर के बारे में सच्चाई को छिपाने के लिए बेताब थी। पेरी स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन यूट्यूब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है। धमकी देती है कि वह शेरिफ के पास जाएगी और उसे बताएगी कि कैसे रॉयल ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, और अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह खुद ऐसा कर लेगी। वह नहीं चाहती थी कि उसके परिवार को उसके अपराध का परिणाम भुगतना पड़े। पेरी ने एक स्वीकारोक्ति लिखने का फैसला किया। वह पत्र जो वह जॉय के कार्यालय में छोड़ता है, क्वांटम मोटल लौटता है और बिली को उसके बाथटब में प्रश्न पूछते हुए पाता है। वह समझाती है कि गड्ढा मौत के बारे में नहीं है, बल्कि उस समय के बारे में है जब पेरी घर लौटती है तो वह परिवार को स्वीकारोक्ति पत्र के बारे में बताती है। इससे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। भाई और रेट पेरी पर हमला करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कबूलनामे से लाल और रॉयल भी नीचे आ सकते हैं। पेरी ने खुलासा किया कि उसने शरद ऋतु की धमकी के तहत ऐसा किया था, जिससे रॉयल अवज्ञा पर क्रोधित हो गया और पेरी पर हमला करके शेल्फ से एक गिलास तोड़ दिया। गलती से एमी के माथे पर चोट लग जाती है। वह खून से लटपट होकर घर से बाहर भागती है और देखती है कि एक पुलिस की गाड़ी उनके घर की ओर आ रही है। यह जॉय है जो पेरी को गिरफ्तार करने आया है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किशोरावस्था से पहले पेरी खुद पर नियंत्रण खो रही है और जब रॉयल ने कोशिश की तो एक युवा ट्रेवर को मार गिराया। पेरी से पूछने पर कि उसने ट्रेवर को क्यों मारा, उसके बेटे के पास वर्तमान रॉयल में कोई जवाब नहीं था और सेसिलिया को पेरी को बचाने के लिए $500,000 का भुगतान करना पड़ा और परिवार के पास उस तरह का पैसा नहीं है। सेसिलिया ने जमानत के लिए अपने रेंच कागजात छोड़ने का फैसला किया। उसका बेटा, लेकिन एक शर्त है कि अगर पेरी सुनवाई के दिन अदालत में पेश नहीं होती है तो खेत सरकार द्वारा ले लिया जाएगा। जैसे ही पेरी जेल से बाहर आती है, वह एमी के साथ फिर से मिलती है, जिसने परिवार के प्रतीक को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। उसकी नोटबुक में यह देखने के बाद कि उसके पिता ने ऑटम के साथ उसके घूमने पर खड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, पेरी को रेबेका के गड्ढे में होने के बारे में उसके सिद्धांत पर संदेह हुआ। उसने रॉयल से इसके बारे में पूछा और जब उसने कसम खाई कि उसे कुछ भी नहीं पता है, तो पेरी को वैन में उस पर विश्वास नहीं हुआ। हाउस जॉय उन्हें पेरी की आजादी की खबर लाता है और ल्यूक पागल हो जाता है, लेकिन बिली वैन की पागल बचपन की कहानियों का उल्लेख करते हुए कहता है कि ट्रेवर की मौत जॉय के जाने के बाद संबंधित हो सकती है। बिली ल्यूक को खेत में गड्ढे देखने के लिए ले जाता है। एक मां भालू अपने बच्चे की तलाश में आती है। जब जानवर सेसिलिया को देखती है, वह तुरंत उसकी ओर बढ़ती है और उस पर हमला करती है। और सेसिलिया के पास उस पर ट्रिगर खींचने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। भालू जीवित है, लेकिन पीड़ित है। इसलिए सेसिलिया अपना अपराध स्वीकार करती है और दया की गोली पेश करती है। इस बीच बिली शरद से मिलता है और उसे बताता है कि उसने उसे कुचल दिया है। पिता की पसंदीदा चट्टान, उन्हें गड्ढे से वही काला खनिज मिला और उन्होंने उसका स्वाद चखा, जिससे उन्हें भविष्य के सपने देखने को मिले। उन्होंने खुद को और शरद को अपने बगल में देखा। धरती माता के नेता की तरह अभिनय करते हुए शरद ने पूछा कि क्या रॉयल भी उनके दर्शन में था, और जब बिली हां कहता है, ऑटम उसे रोकने के लिए कहता है। इससे पहले कि वह उसे रोके, फिर वे दोनों चुंबन करते हैं और ऑटम बिली को उसके सीने पर परिवार का निशान देता है। कुछ देर बाद रॉयल का ट्रक सड़क के बीच में टूट जाता है। उसी समय बिली आता है और एक सवारी की पेशकश करता है, और यात्रा के दौरान बिली कबूल करता है कि वह गड्ढे के बारे में जानता है और एक बंदूक दिखाता है। वह रॉयल को एक बंद पार्लर में ले जाता है और उसे तब तक धमकाता है
जब तक कि वह हर चीज के लिए माफी नहीं मांग लेता। फिर बिली रॉयल को ऑटम को अकेला छोड़ने का आदेश देता है और जाने से पहले वह कहता है कि उसके साथ कुछ भयानक घटित होगा। इस बीच पोती ऑटम पेरी से मिलती है और वेन के घर पर उसे सब कुछ बताती है। ल्यूक इंतजार करते करते थक जाता है और अपने पिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बिली ठीक समय पर पहुंच जाता है और उसे धक्का दे देता है। इस बीच जॉय फ्रैंक को देखने जाता है, लेकिन वह उसे वहां नहीं पाता है। घर जाते समय उसने देखा कि रॉयल्स परिवार का ब्रांड पास में चट्टान के एक बड़े टुकड़े पर बना हुआ है, जो जंगल की ओर इशारा करता है। जैसे ही वह आगे चलती है, तो उसे एक काला निशान दिखाई देता है, जो उसे जंगल के अंदर तक ले जाता है। जॉय उसका पीछा करता है और जंगल के दूसरी तरफ से निकलता है। वह खुद जमीन के एक बड़े टुकड़े के सामने खड़ी है, जहां वह हजारों बाइसन को एक साथ दौड़ते हुए देखती है। सबसे बड़ा आश्चर्य एक धारा के पास बसी मूल अमेरिकियों की एक छोटी सी कॉलोनी को देखना है। यह लगभग ऐसा है जैसे वह अतीत में देख रही हो, जो इस दृश्य को स्पष्ट कर सकता है। मास्टरडॉन के बारे में जब रॉयल घर लौटता है, तो पेरी उसे घुमाने के लिए ले जाती है और वे अंत में गड्ढे में चले जाते हैं। इसलिए रॉयल अंततः अपने अतीत के बारे में सच्चाई कबूल करता है। वह इस वर्तमान समय रेखा से संबंधित नहीं है। वह वास्तव में 1886 का एक बच्चा है, जो गड्ढे में कूद गया था। जब रॉयल केवल 8 वर्ष का था, तब उसने जंगल में हिरण का शिकार करते समय गलती से अपने पिता को गोली मार दी। उसने अपने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन गोली उसके सीने में बहुत गहराई तक लगी थी। रॉयल अपने परिवार को यह खबर बताने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं जुटा सका। इसके बजाय वह भाग गया। अंततः वह गड्ढे के पार आ गया और गिर गया। जब रॉयल रेंगते हुए गड्ढे से बाहर निकला, तो उसे एहसास हुआ कि वह 1968 में था और उसने सबसे पहले युवा वेन रॉयल को देखा, जब तक कि उसे खेत नहीं मिल गया। वह इधर उधर भटकता रहा, इसलिए उसने वहां रहने वाले लोगों से झूठ बोला, वहां यह कहते हुए कि उसे अपने परिवार के बारे में कुछ भी याद नहीं है। सहानुभूति के कारण खेत के मालिकों ने बच्चे को गोद ले लिया और रॉयल ने अपने मूल परिवार की एक तस्वीर बार में छिपाकर रख दी। यह देखकर कि शरद आड़तू की कहानी की पुष्टि हो गई है। पेरी का मानना है कि वह रेबेका के बारे में भी सही थी और फैसला करती है। अपनी पत्नी के पीछे जाओ रॉयल अपने बेटे को खाई में गिरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, और अचानक गड्ढा गायब हो जाता है। यह सब एक आत्मसंतुष्ट शरद दूर से देखता है। अगली सुबह बिली कुचला हुआ काला या उसके पिता पर डालकर वैन की देखभाल करता है। होंठ और आंखें ल्यूक इस बात पर जोर देता है कि उन्हें पिट के साथ व्यापार करना चाहिए, लेकिन बिली ने उसे सूचित किया कि उसे खुश करने के लिए इसे गायब कर दिया गया है। बिल उसे एक सौदे की पेशकश करता है, जिसके लिए वह पूरी संपत्ति ले सकता है, क्योंकि बिली को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और बदले में ल्यूक को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बिली के जाने के बाद अपने पिता को फिर से मारने की कोशिश करें। ल्यूक ने गड्ढे को फिर से खोजने के लिए पश्चिमी चरागाह के पास अपने खेत की सीमा पर छेद खोदना शुरू कर दिया। अंततः उसने खाई में एक फावड़ा मारा और सबसे पहले उसने देखा कि उसमें से एक काला तरल निकल रहा है। सोचता है कि यह तेल है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह वही काला खनिज है जिसे उसने अलौकिक गड्ढे के अंदर देखा था। इससे पहले कि वह खाई से बाहर आ पाता, अतीत का एक द्वार खुलता है और हजारों बाइसन को लक्ष्यहीन प्राणियों की तरह चरागाह में छोड़ देता है। इस बीच रॉयल तलाश में निकल जाता है। ओंटम उसे मारने के लिए मोटल में था, लेकिन वह ठीक समय पर छिप गई और बाथरूम की खिड़की से भाग गई। जब रॉयल बाहर आया, तो उसने उसे बिली के ट्रक में जाते हुए देखा। इसके बाद यूगल बैंक में गया, जहां ऑटम पेस घबराकर उसके ट्रस्ट फंड ट्रांसफर के मारिया के आने का इंतजार कर रहा था। वहां काम करती है और बताती है कि वह बैंक के अंदर बंदूक नहीं रख सकती, लेकिन ओटम उस पर चिल्लाता है और बिली उसके बचाव में खेत में आता है। सेसिलिया को पता चलता है कि पेरी गायब है और वह परेशान है, लेकिन उसने रेड को अभी तक यह नहीं बताया है कि वह पहले उसकी चिंता न करे। शाम को उसके शो में परिवार बैल की सवारी प्रतियोगिता में रेड को देखने जाता है। रॉयल रेड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपना दिमाग खो रहा है और मुश्किल से साझा कर पाता है कि क्या हुआ, इसलिए सुरक्षा उसे दूर ले जाती है। जबकि परिवार प्रतियोगिता देखता है, शरद रातू एमी को बुलाती है और उससे पूछती है रॉयल को फोन सौंपने के लिए। वह रॉयल को बताती है कि वह शहर में है और रॉयल तुरंत उसकी सेसिलिया को खोजने के लिए निकल जाता है और एमी रेड के प्रयास को देखती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऊब जाता है। एमी अपनी सीट छोड़ देती है और पार्किंग स्थल के पास अपनी मां रेबेका को देखकर चौंक जाती है। रेबेका बताती है, एमी को पता चलता है कि वह किसी से छिप रही है और अपनी बेटी को ले जाने के लिए आगे बढ़ती है,
जब तक सेसिलिया को पता चलता है कि एमी गायब हो गई है, वह उसे ढूंढने की कोशिश में पागल हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह इस सब से अनजान होकर टूट जाती है। रेट फिर से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करता है और उसे देखता है। परिवार वहां मौजूद नहीं है और उसे देख रहा है। जो कड़वाहट उसे महसूस हो रही है, वह उसे इस बार जीतने की अनुमति देती है और वह यह देखकर हैरान है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसके परिवार के विपरीत मारिया उसके लिए वहां मौजूद है। रेट मारिया को बताता है कि उसने अपने परिवार के साथ काम पूरा कर लिया है और उसके साथ जाने को स्वीकार करता है। जब रॉयल शहर में आता है तो ओएंटम इंतजार कर रहा होता है और बिली के साथ ट्रक में कूदने से पहले तुरंत गोली चला देता है। रॉयल उनका पीछा करता है क्योंकि वह जवाबी फायरिंग करता है और जब वाहन काफी करीब आ जाते हैं तो रॉयल बिली को गोली मारने में कामयाब हो जाता है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और अचानक ट्रक नियंत्रण खो देता है। पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए रॉयल उसका पीछा करता है और देखता है कि एक घायल ओटम ट्रक से बाहर रेंग रही है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे गोली मार पाता, उसने बाइसन के एक झुंड को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा, जबकि रॉयल जल्दी से बिली के वाहन के नीचे छिप गया। ओटम उनके घातक खुरों से खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। झुंड सड़क पर पहुंचता है और लाल और मारिया वाले ट्रक को धक्का दे देता है, जिससे वे जानवरों के चले जाने के बाद एक बिलबोर्ड से टकरा जाते हैं। रॉयल ने रहस्यमय बाइसन को उसके शरीर पर एक तीर के साथ देखा। वह जानवर के पास गया और तीर को बाहर निकाला और एक बार बाइसन चला गया। रॉयल ओंटम के घायल चेहरे को देखता है और उसके माथे पर एक निशान देखता है। यह निशान उसे उस चोट की याद दिलाता है जो एमी को पिछले दिन बहस के दौरान ग्लास से लगी थी और अंत में रॉयल को एहसास हुआ कि ओंटम एक अन्य टाइमलाइन से एमी है, जो हैरान है और डिस्टर्बड रॉयल ओंटम लाता है। घर जाता है और उसे एमी के बिस्तर पर लिटाता है। फिर वह अंततः सिसिलिया के सामने कबूल करता है कि उसने अपने पिता को गोली मार दी और भाग गया, लेकिन उसने गड्ढे या इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि वह इस बिंदु पर अतीत से आया है। रॉयल सोचता है कि उसका अतीत उस पर लहूलुहान हो गया है। परिवार और उसके कार्यों के कारण उसके परिवार को परिणाम भुगतना पड़ता है। वह केवल अपने परिवार को वापस चाहता है, लेकिन सेसिलिया का मानना है कि यह सब चला गया है और खाने की मेज को लात मारता है, जिससे प्लेटें गिर जाती हैं और उसके जीवन की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। सेसिलिया रॉयल को बताती है कि पेरी और एमी हैं। चला गया और रॉय ने उसे बताया कि एमी वास्तव में उनके साथ है, जिस तरह से वह उम्मीद नहीं कर रही थी। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और अधिसूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।